क्या खाना खाते हो या फिर रील से ही पेट भर लेते हो? अगर खाते हो तो आज का चैप्टर उसी में रिलेटेड है कि ये खाना हमारा आता कहाँ से है। किसी को राइस बहुत पसंद होंगे, है ना, किसी को दालें बहुत पसंद होंगी, किसी को वेजिटेबल्स बहुत पसंद हो सकते हैं। सो वही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है एग्रीकल्चर की? सोचो, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमें खाने के लिए खाना कहाँ से मिलेगा, राइट? पहनने के लिए कपड़े, फॉर एग्जाम्पल कॉटन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट कर पाएगा? सो प्रोवाइड फूड फॉर द पॉपुलेशन, है ना, हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बट उसके लिए फूड प्रोवाइड करना सबसे बेसिक। देन वी सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग। देन क्रिएट मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर एंड टूल्स। अब ट्रैक्टर्स और टूल्स का यूज बहुत ज्यादा होता है एग्रीकल्चर में। आप देखो, उनके अपने जो है फील्डिंग के टूल्स रहते हैं, इरिगेशन टूल्स रहते हैं, तो वो बनते हैं, तो उससे क्या है, उससे सेल जो है वो बढ़ती है। देन वी हैव प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द मिलियंस। अब क्या है, एग्रीकल्चर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड तो करता है, लेकिन क्या है, उतनी लेवल पे नहीं करता जितने लेवल पे आपके बाकी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स करते हैं। ठीक है, देन वी हैव मेजर कंट्रीब्यूट टू द एक्सपोर्ट। अब जो भी चीज हमने यहाँ पर ग्रो की, उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्टिंग में हम लोग जो है सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, राइट? नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फार्मिंग। क्या हो सकता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। छोटी छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ज्यादातर वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती हैं, जिसको झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है। क्या होता है इसमें? फॉरेस्ट क्लियर्ड बाय कटिंग एंड बर्निंग, क्रॉप्स ग्रोन फॉर 2 to 3 years। फॉर एग्जाम्पल, मानिए कि ये एक जो है पूरा फील्ड है, फॉरेस्ट है, इसमें क्या किया उन्होंने, एक छोटी सी जगह पर जो है 2-3 साल तक यहाँ पर जो है क्रॉप ग्रो की। जब वो ग्रो हो गई, उन्होंने उसका यूज कर लिया, खा लिया, सब चीजें हो गई, देन उन्होंने क्या किया, यहाँ की जितनी भी जगह थी उसको, उसकी सॉइल को वापस से फर्टाइल करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जितना भी स्लैश बचे थे उनको जला दिया, और वो वहां से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, राइट? तो यही हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है इसको प्रैक्टिस किया जाता है। कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पर मेजरली यूज की जाती है? मेज, मक्का, पोटैटो, यम एंड मिलेट्स। देन वी हैव कोज डिफोरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। अब देखो, वो कोशिश तो ये करते हैं कि भाई इसकी वजह से हम क्या करें, जब तक ये जगह फर्टाइल होगी हम वापस कहीं और जाके कर लेते हैं। बट आप ये भी तो देखो कि वहां पर सॉइल जो है, वहां पर पेड़ भी तो वो लोग काट रहे हैं ना, पहले इतने एरिया के काटे, फिर दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट कर गए, तो वहां के काट दिए, तो डिफोरेस्टेशन भी बढ़ रहा है। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होने की बजाय सॉइल इरोजन जो है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट वी हैव सब्सिडेंस फार्मिंग। सब्सिडेंस फार्मिंग जो लोग अपनी फैमिली के लिए करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर गांव वगैरह में बहुत जगह पर ऐसा होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो उतनी ही जो है एग्रीकल्चर करते हैं जितना उनकी फैमिली को नीड है ना। फैमिली में मान लो 10-15 लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो चीजें उगाएंगे। जैसे कि स्मॉल फार्म्स जिनके पास रहते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करते हैं जो पुराने टाइम से यूज होते आ रहे हैं। फार्मर ग्रो फूड फॉर देयर फैमिली यूज। क्या है? लो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड लो प्रोडक्शन। भाई जब थोड़े से लोगों के लिए ग्रो करना है तो क्यों उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करें, राइट? नेक्स्ट वी हैव इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग कौन सी होती है? जो आपकी बहुत ही ज्यादा ऐसे एरिया पे होती है जहां पर बहुत पॉपुलेशन होती है। जैसे कि अगर हम अपने गंगेटिक प्लेन्स की बात करें, है ना, जो प्लेन वाला एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यूज्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यूज इज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें, है ना, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए। दैट्स व्हाई HYV सीड्स, देन फर्टिलाइजर्स, और ये चीजें जो है हम लोग यूज करते हैं। मल्टीपल क्रॉप्स ग्रोन ऑन अ सेम लैंड। बहुत सारी, मतलब मान लो कि पूरा एक ही फार्म है, जैसे इसमें आपको एग्जांपल में दिख रहा है। अब एक जगह पर क्या है, मान लो किसी ने यहाँ पर राइस कर दिया, यहाँ मेज लगा दिया, तो एक ही क्रॉप, एक ही फील्ड पर जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को उगाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, डिमांड उतनी ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर काम करना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंसिव फार्मिंग। क्या है? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। लार्ज फार्म्स, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े फार्म्स जो होते हैं। देन वी हैव हाई प्रोडक्शन, यानी कि उसमें जो प्रोडक्शन है हमें हाई लेनी पड़ती है। हैवी यूज ऑफ मशीन्स एंड लो लेबर।
क्या है कि भाई मशीन्स का, अब क्योंकि आप देखो फार्म्स बढ़ गए तो आप ट्रेडिशनल टूल से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उतनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी उतना करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मशीन्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। देन वी हैव कमर्शियल क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज एंड शुगर केन, जो कि एक बहुत बड़े एरिया में आप बोल सकते हो लगाए जाते हैं, तो इसीलिए इनकी जो है खेती इन सारे एरियाज में होती है। नेक्स्ट वी हैव प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग बहुत ही बढ़िया, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे पूरा एक फील्ड है उस पर एक ही क्रॉप को लगाया गया हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल यू हैव टी एंड कॉफी। आप देखो जब चाय के बागान में हम लोग जाते हैं तो जब ऐसे करके देखते हैं तो दूर दूर तक बस चाय ही नजर आती है। कॉफी के में जाएंगे तो हमें बस दूर दूर तक कॉफी ही नजर आएगी। गन्ने के खेत में जाएंगे तो दूर दूर तक गन्ना ही नजर आएगा, राइट। सो सिंगल क्रॉप ऑन अ लार्ज एस्टेट, बहुत बड़े एरिया में एक सिंगल क्रॉप को लगाया जाता है। टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, कॉटन इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए? कैपिटल यानी कि पैसा, देन वी हैव लेबर एंड गुड ट्रांसपोर्ट की जरूरत है ताकि हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट कर सके, एंड मेनली फॉर दी एक्सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि बाहर हमारे यहाँ की चाय भाई हर जगह फेमस है, तो बाहर भेजनी है अगर तो करना तो पड़ेगा ना यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राइट। नेक्स्ट मिक्स्ड फार्मिंग, बहुत ही सिंपल, यानी कि आप वहां पर फार्मिंग भी कर रहे हो और आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको आप वहां पर ग्रेजिंग भी करा रहे हो। क्रॉप प्लस लिवली स्टॉक टुगेदर, है ना। आपने देखा होगा अक्सर ये जो चीज है हम लोगों ने बाहर की कंट्रीज से सीखी है, जो हमारा आउटसाइड एरिया है, आउटसाइड इंडिया, बाहर ऐसा बहुत ज्यादा किया जाता है कि भाई एक जगह पर देखो फील्ड है और वहीं पर ही आपने क्या किया, वहीं पर ही आपने जो है अपने लिवली स्टॉक्स यानी कि जो आपकी गायें हैं, भैंसें हैं, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हमें देते हैं, उनको भी आपने वहीं पे ओवर ग्रेजिंग जो है वो करवा दी। इंश्योर रेगुलर इनकम, और उनकी एक रेगुलर इनकम भी जो है इंश्योर की जाती है कि उससे उनको मिले, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स वो क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को वो वहां पर ग्रेजिंग करा रहे हैं। देन वी हैव अ कमर्शियल फार्मिंग, जो कि अक्सर जो है आपके बड़े बड़े कंट्रीज जैसे कि यूएसए, इन जगहों पर आपको जो है देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही बड़े लेवल पे जो है क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और किस लिए करते हैं? सेल पर्पज के लिए, यानी कि हम उसको बेच पाए। कमर्शियल का मतलब ही हो गया पैसा, यानी कि हम उसको मार्केट में सेल कर पाए और उससे बदले में हमें जो है बेनिफिट मिले। क्रॉप ग्रोन फॉर सेल नॉट फॉर द फैमिली यूज। हाईली मैकेनाइज्ड, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स जो हैं, बड़े बड़े टूल्स, नई टेक्नोलॉजी के टूल्स इसमें यूज किए जाते हैं। देन कहाँ कहाँ प्रैक्टिसाइज है इंडिया में? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ठीक है, वेस्टर्न यूपी एंड आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर इसको जो है यूज किया जाता है। देन वी हैव अ ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग यानी कि जो आपको ऐसे एरिया में होती है जहां पर रेनफॉल बहुत कम है ना, रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा डाउन लेवल पर रहेगी, वहां पर आप जो है ड्राई फार्मिंग करते हैं, ये देखो। और ड्राई फार्मिंग में सबसे बेस्ट जो क्रॉप आपका जो है ग्रोन करता है वो है आपके मिलेट्स, है ना। मिलेट्स में क्या क्या आता है आपका? ज्वार, बाजरा एंड रागी। रागी बहुत फेमस है, ज्वार बहुत हेल्दी, बाजरा बहुत हेल्दी। आप कभी जाएंगे ना राजस्थान वाले एरिया में तो आप देखना वहां के लोग ज्यादातर बाजरे की रोटी, रोटला बोलते हैं, अलग अलग रहता है सब जगह पर। हमारे जैसे जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ पर भी सर्दियों के टाइम पर, विंटर्स के टाइम पर बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी बहुत फेमस होती है भाई, बहुत खाई जाती है। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी हेल्दी। और ड्राई फार्मिंग, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है इस क्रॉप को, तो ना ही पानी हमारा वेस्ट हुआ, ना ही हमारा सॉइल वेस्ट हुआ, और क्या है, हमारी ऐसी हेल्दी क्रॉप जो है वो ग्रोन हो जाती है। सॉइल मॉइस्चर कंजर्व बाय द रिपीटेड प्लग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में फेस हो रही है। सबसे पहला तो यह है कि भाई कभी तो बारिश हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती, कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारी सारी क्रॉप्स को खराब कर देती है। बहुत बार हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है, न्यू टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो सबसे पहले वी हैव एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में क्या क्या है हमारे पास? अनरिलायबल रेनफॉल, है ना। हमें ये नहीं पता कि कब बारिश आएगी, कब नहीं आएगी, सही से आएगी कि नहीं आएगी, क्या हमारे क्रॉप्स को उससे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। देन वी हैव अ लैक ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन टेक्निक्स हमारे पास आज हैं, बट वी हैव अ कन्वेंशनल इरिगेशन टेक्निक्स, यानी कि जो पुरानी है वो अब जो है उतनी यूजफुल नहीं रहेंगी। देन सॉइल इरोजन, है ना। हम क्रॉपिंग तो कर रहे हैं, हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग सॉइल इरोजन भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, और डिफॉरेस्टेशन भी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल। कैसे? स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स,
फार्मर एक्सप्लॉयटेशन। अब क्या है कि बहुत जगहों पर ऐसा है, जैसे अगर हम पंजाब साइड की बात करें तो भाई वहां के जो किसान है ना, उन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही उसके मालिक हैं और खुद ही वहां पर काम भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत जगहें ऐसी हैं हमारे इंडिया में जहां पर जो मेन जो हेड है, यानी कि जो लैंडलॉर्ड रहेगा, एक तरीके का जमींदार जो है, वो बहुत सारे फार्मर्स को वहां पर रखता है अपनी खेती में जो है काम करने के लिए, लेबर की तरह, बट वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। देन वी हैव इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में कैसे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वही कि भाई जो आप किसके लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, है ना। तो ज्यादातर लोग तो यही कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, इतना कैपिटल ही नहीं है कि वो जो है कंट्री के लिए ग्रो कर सके, लोगों के लिए ग्रो कर सके और उससे फायदा कमा सके। तभी तो लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं, फार्मर्स बेचारे। एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो इतना ज्यादा हुआ है कि भाई क्या बोल सकते हैं, पैसा होने के बावजूद भी इतना नहीं है कि हम उसको एग्रीकल्चर में दें। देन वी हैव अ टेक्नोलॉजी। वही ओल्ड टूल्स एंड ट्रेडिशनल मेथड्स को हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है फेस हो रही है। नाउ स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। क्या स्टेप्स लिए गए होंगे? सबसे पहले जमींदारी जो थी उसको एबॉलिश कर दिया गया कि भाई ये जो जमींदारी है ना, कि एक सेठ बैठा है, उसने अपनी 10 जमीनों पर क्या किया, किसानों को, फार्मर्स को रख दिया एज ए लेबर और उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इससे क्या था ना, उनको वो जो प्रॉफिट उसको होता था वो उनको देता ही नहीं था उसका शेयर। बस एक दिहाड़ी जो है, डेली डेली जो आपकी इनकम है ना, एक तरीके से जिसको दिहाड़ी बोला जाता है, वो एक तरीके से उनको देता था। और वो इतनी कम होती थी कि जिसमें भाई वो 2 टाइम की रोटी खा ली, यही बहुत बड़ी बात होती थी। तो एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, डेली इनकम इतनी कम दे रहा है कि वो अपना गुजारा ही नहीं कर पा रहे। तो जमींदारी को एबॉलिश किया। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, बेटर इरिगेशन टेक्निक्स, ताकि क्या हो सके, प्रोडक्शन ज्यादा हो सके और किसानों को भी इसका फायदा जो है वो मिल सके। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये तो आपको पता होगा, इससे बड़ा एक जो है, मैं बात करूं अगर कोविड टाइम पीरियड के टाइम पे, तो बड़ा एमएसपी पे लेके जो है बवाल हुआ था। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देन वी हैव सब्सिडाइज ऑन फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स। क्या किया कि भाई फर्टिलाइजर्स और सीड्स के लिए जो है सब्सिडीज जो है शुरू कर दी गवर्नमेंट ने, ताकि हर इंसान, हर किसान जो है वो फर्टिलाइजर्स यूज कर सके अपने जो है लैंड पे और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। ठीक है, चलिए ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। एग्रीकल्चर पढ़े और ग्रीन रेवोल्यूशन ना पढ़े तो भाई ये तो बहुत ज्यादा अधूरी चीज हो जाएगी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लाया गया था इसलिए ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारा जो पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, उस हिसाब से हम लोग अपनी क्रॉप को, यानी कि ग्रोथ को भी जो है इंक्रीज कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लाया एक अच्छे पर्पज के लिए था, बट अब धीरे 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 जो है इसकी वजह से ही हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो खत्म होता जा रहा है। राइट, कैसे? देखो क्या इसके फीचर्स थे। इसमें HYV सीड्स लाए गए, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन टेक्निक्स एंड साइंटिफिक मेथड्स लिए गए, जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्शन को जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ क्या क्या इम्पैक्ट इसका जो है हमारे इंडिया में हमें देखने को मिला? वी हैव इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, कमर्शियल फार्मिंग इंक्रीज। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी 1947 के बाद वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं क्या है, इसकी वजह से कमर्शियल फार्मिंग ज्यादा होने लगी कि भाई अब जो किसान है वो सिर्फ सेल करने के लिए पर्पज से, यानी कि पैसा कमाने के पर्पज से फार्मिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जॉब क्रिएशन एंड रूरल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएट हुई, बहुत अच्छी बात है। रूरल डेवलपमेंट यानी कि गाँव का जो है डेवलपमेंट हुआ इसके थ्रू। देन इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। पहले क्या था ना कि हमें लोगों से बोरो करना पड़ता था, दूसरी कंट्रीज से कि भाई हमारे यहाँ पर, लेकिन अब क्या है, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने जो है अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना लिया कि भाई जितनी जनता है उतना हम लोग ग्रो कर सकते हैं, वी हैव अ कैपेबिलिटी। ठीक है, बट इसकी वजह से जो नुकसान हमें देखने को मिला वो क्या है? बट सॉइल डिग्रेडेशन ड्यू टू केमिकल्स। अब केमिकल्स तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिए कि ठीक है, HYV सीड्स हम यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेजेस जो हमें दिखा कि सॉइल का जो है डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि सॉइल अब उतनी फर्टाइल नहीं रही जितनी पहले होती थी। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर केमिकल्स यानी कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करना शुरू कर दिया, जो कि क्रॉप के लिए भी नुकसानदायक है। स्पेशली जैसे हम आज चावल खाते हैं, राइस खाते हैं ना, हम लोग सब बड़ा पसंद होता है, मैं तो आज भी लंच में लेकर आई हूँ।
तो क्या है कि भाई राइस जो है उसको हम खाते हैं, लेकिन आप देखो वो कितने फर्टिलाइजर्स, कितने पेस्टिसाइड्स से यूज होके उसको ग्रो किया जा रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है आपको कि भाई वॉश करो, वॉश करो, वॉश करो, जब तक उसके ऊपर जो ये सब लगा है ये जब तक हट ना जाए उसके तब तक उसको खाइएगा मत, राइट। आगे बात करते हैं क्रॉपिंग सीजन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सीजन सबको पता है, रबी, खरीफ और जैद, है ना। जैद का सीजन होता है जब आपकी सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जैसे सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है। रबी कौन सा होता है आपका, इसमें आप सोइंग करते हैं, यानी कि उगाते हैं कब, अक्टूबर दिसंबर में। इसीलिए बोला जाता है कि जो विंटर्स की बारिश होती है, क्लाइमेट वाले चैप्टर में आपने जरूर पढ़ा होगा, विंटर्स की जो बारिश होती है वो रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इन्हें जो है उगाया ही ऐसे टाइम पीरियड पर जाता है, राइट। देन वी हैव अ हार्वेस्टिंग, यानी कि अब हार्वेस्ट कब करते हैं, अक्टूबर दिसंबर के टाइम पे हमने इनको ग्रो कर दिया। हार्वेस्टिंग हम करेंगे अप्रैल और जून के टाइम पे, ठीक है, जब हमारे समर चल रहे हैं एकदम पीक लेवल पर, ठीक है। मेन क्रॉप्स क्या क्या है इसकी, वीट है, बार्ले है एंड पीस। पीस का मतलब क्या है, मटर, ग्रीन वाला मटर। देन वी हैव अ खरीफ क्रॉप, कब ग्रो करते हैं हम लोग इन्हें, गर्मी के टाइम पर ग्रो करते हैं, जून एंड जुलाई, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के टाइम पे हार्वेस्ट यानी कि निकाल लेते हैं। कौन कौन सी मेजर क्रॉप है, राइस, मेज, मिलेट्स एंड कॉटन। क्यों खरीफ है ये, इसका रीजन ये है कि भाई इनको जो है बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, पानी। और इस टाइम पे हमारे यहाँ पर कौन सा सीजन चलता है, इस टाइम पर हमारे यहाँ पर मॉनसून चलता है, यानी कि बारिश होती है, झिम 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 बारिश, उस वजह से। देन वी हैव अ जैद। जैद यानी कि जो सीजनल है, एक तरीके से मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। वाटरमेलन हो गया, ठीक है, मेलन हो गया, आपका कुकुम्बर हो गया, ये सब क्या है आपके ऐसे टाइम पर है। मई और जून में देखो इनको निकाल लिया हमने, मेलन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आपके सारे जैद में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ क्रॉप्स, एक एक करके थोड़ी क्रॉप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई राइस ही है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है पूरे इंडिया में। खरीफ क्रॉप है, इसको कम से कम 20 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 150 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी कि समझ रहे हो कितनी पानी की जो है जरूरत पड़ती है राइस को। कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा ग्रोन होता है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, तमिलनाडु। नीड्स क्लेई एंड एलुवियल सॉइल डेट होल्ड्स वाटर, यानी कि क्लेई का मतलब ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में इसको बेटर ग्रो किया जाता है। मेथड क्या है, ड्राई मेथड भी है, पडल मेथड है। देन वी हैव ट्रांसप्लांटिंग एंड जापानीज मेथड्स की मदद से हम लोग जो है इनको यानी कि राइस को ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव अ व्हीट, जिसकी रोटी हम लोग खाते हैं, ठीक है। रबी क्रॉप है, इतनी ज्यादा पानी की नहीं, नीड्स कूल क्लाइमेट 10 to 25 डिग्री, इसीलिए विंटर्स में ग्रो किया जाता है। एंड 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की नीड होती है। सॉइल कौन सी, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, यानी कि एलुवियल सॉइल जो है हमारी। मेजर प्रोडक्शन कहाँ कहाँ है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी। एमपी का आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, एमपी का गेहूं जो है बड़ा अच्छा होता है, हमारे यहाँ पर बड़ी चलती है ये बात, ठीक है। देन वी हैव अ मिलेट्स, वही जो आपकी ड्राई फार्मिंग में होती है। कौन कौन सा है इसमें, हमारे पास ज्वार है, बाजरा है एंड रागी है, ठीक है। क्या है भाई इनके अंदर, देखो रेनफॉल इन्हें बहुत कम रेनफॉल, ठीक है, क्योंकि ड्राई फार्मिंग है, ठीक है। 45 सेंटीमीटर से टेम्परेचर चाहिए होता है 27 to 32 डिग्री। कौन सी सॉइल में, रेड और येलो सैंडी स्टेट्स हैं आपके पास, महाराष्ट्र, एमपी एंड कर्नाटका, इन जगहों पर ज्यादातर देखने को मिलेगी। देन वी हैव अ बाजरा, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी बड़ी टेस्टी लगती है, ठीक है। रेनफॉल चाहिए 50 सेंटीमीटर के आसपास, टेम्परेचर वही 25 to 30 डिग्री, सॉइल है सैंडी ब्लैक सॉइल, स्टेट्स है राजस्थान, गुजरात एंड यूपी। देन वी हैव अ रागी, रेनफॉल चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर वही 20 to 30 डिग्री, रेड एंड सैंडी लोम में जो है इसको ज्यादा यानी कि बेटर तरीके से ग्रो किया जाता है। देन वी हैव अ पल्सेस, जिसको बच्चों से बड़ी नफरत रहती है बचपन में कि यार मेरे को ये दाल नहीं खानी, मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को नहीं पसंद है, लेकिन बड़े होके हम लोग सब सीख जाते हैं। आपके राजमा भी एक दाल है, ठीक है। देखो नीड्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। देन इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन फिक्सिंग। अब देखो पल्सेस के ग्रो करने से क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़िया हो रही है, तो अच्छी बात है ना भाई, दालें खाओ, हेल्दी होती है, प्रोटीन होता है दालों के अंदर। मेजर प्रोडक्शन कहाँ का है, एमपी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट। देन वी हैव महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। इंक्लूड ग्राम, ग्राम का मतलब समझते हो, चना, ठीक है। अरहर की दाल, तूर की दाल जिसको बोला जाता है, मूंग की दाल जो सबसे बुरी लगती है बच्चों को, उड़द की दाल, ठीक है। देन मसूर की दाल।
तो ये सारी वो दालें हैं जो आप लोग शायद नहीं खाते होंगे और कुछ बच्चे खाते भी होंगे, मैं सारी खाती हूँ। तो आपका चना, राजमा, ये सब जो है इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। राजमा भी आप ले सकते हो, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस। तो आई थिंक यही था हमारा पूरा चैप्टर जिसमें हमने पूरे खाने की बात की है। तो अगर किसी किसी का कुछ खाने का मन किया है चैप्टर के बीच में, तो सुनने के बाद मस्त से खा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। An Academy. Let's crack it.